अब हम ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर शुरू करने जा रहे हैं जो टर्म 1 के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इशू किया है। क्लास 10 सेशन 2021 से 22 है ना, इस सेशन के लिए। पहले मैं बेसिक कर रहा हूँ, उसके बाद स्टैंडर्ड करूँगा। दोनों पेपरों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों ही पेपर आपको करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता। इसके अंदर इन्होंने जनरल टाइम जो है 90 मिनट्स है, मैक्सिमम मार्क्स 4 हैं और द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है। अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, तो इन 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इसी तरह से बी पार्ट है, उसमें से 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सी पार्ट में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 8 करने पड़ेंगे। ये जो है केस स्टडीज है 2-2, उसमें 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन ए। अगर आपने इसमें साथ में थोड़ा डिटेल में इसका आंसर दूंगा ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। मकसद मेरा रिवीजन कराना भी है और ये क्वेश्चन कराना भी है। तो ये पहला क्वेश्चन इनका है, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 50। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। द probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4 9 is, ये बताना है इसमें से कौन सा है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कार्ड्स होते हैं। फिर वो तो कि वो वाले कार्ड्स नहीं है जैसे 52 कार्ड्स नहीं, ये एक अलग बॉक्स है जो कार्ड इन्होंने बना रखे हैं 6 से लेके 50 तक। तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे? टोटल कार्ड्स होंगे 5 नहीं, ये क्या देखिए 50 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 44, और 1 कार्ड और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है सिर्फ 4 कार्ड, इसमें से जो है 5 कार्ड छोड़े हैं आपने। छठा कार्ड तो यहाँ से शुरू हो जाता है ना, तो 5 कार्ड से छोड़े, 1 2 3 4 5 नहीं है, तो 50 में से 5 नहीं तो 45 कार्ड बचे। एक कार्ड इज रॉन द बॉक्स। अच्छा, तो हमें बताना है इसे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 30, ऐसे होते हैं, 7 का 49, ठीक है। हमें इससे कम इस, तो हम क्या रूल है इसका कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं वो तो नीचे आते हैं, जो कि इस केस में कितने 45 हैं। जितने भी पॉसिबल आउटकम है तो 6 से लेकर 50 तक कार्ड जो है 45 होंगे, 44 नहीं होंगे क्योंकि इसमें 6 भी इंक्लूडेड है, तो 45 कार्ड्स होंगे। उसके बाद जो है परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं गिन लीजिए, ये 6 के बाद से गिनना है हमें, तो 6 के बाद 9 आता है पहला, 9 के बाद क्या आता है 16 आता है, 16 के बाद 25 आता है 5 का, फिर 6 का 36 होता है, फिर 7 का 49 होता है, तो 49। तो कितने कार्ड्स हैं 5 कार्ड्स हैं, तो इन सब में 5 कार्ड्स हैं, तो कितना हो गया, सीधा सीधा आंसर आ गया 5/, पहले का आंसर आ गया आपके पास 5/45, जिस इसका मतलब हुआ 1/9 आ गया। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? डी इज़ द करेक्ट, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपको याद ही होना चाहिए कि टोटल नीचे जो है वो याद रखिए हमेशा बड़ा नंबर आएगा, ऊपर छोटा नंबर आएगा। नीचे देखें कितनी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नीचे लिखी जाती हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और ऊपर लिखना पड़ता है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो कितने नंबर है। वो यहाँ पर इस केस में मैंने गिन के बताए थे आपको, सिर्फ 5 है। उसके बाद है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वे पाई द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसके अंदर आपको याद होना चाहिए लेंथ ऑफ द आर्क के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, कितनी होती है, फार्मूला याद होगा आपको, θ/360 2πr। ये जो है ना ये सर्किल है, इसमें ये आर्क की, इस आर्क की बात कर रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, जबकि ये एंगल जो है 60 डिग्री का यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, एट द सेंटर π20, और डायमीटर कितना है इसका 42, तो रेडियस इसका आधा हो गया, रेडियस आधा होता है ना, 42 सेंटीमीटर हो गया। अब निकाल लीजिए, इसमें यहाँ वैल्यू रखकर हम निकाल लेते हैं। θ 60 है, ये 360 आ गया, 2 तो 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 जो इन्होंने दे रखी है, रेडियस आ गया 21 क्योंकि डायमीटर 42 था तो उसका आधा हो गया
7 या 21। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके एग्जाम में नहीं दिखानी कि 42 को 2 से डिवाइड करके दिखाया 41 है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वगैरह भी नहीं लिखना है आपको, ये भी नहीं लिखना है, सीधा आपको तो याद होगा तो बस सीधा सीधा वैल्यू रखते चले जाएंगे। 0 से 0 काट दिया, 6 6 36, ठीक है। 2 से काटा, 2 3 6, ये 3 से 3 को काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, नीचे तो कुछ नहीं बचता नज़र आ रहा, सिर्फ 22 नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो 22 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाए। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अब उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, जो कि थर्ड पार्ट कह लीजिए इसका, तीसरा क्वेश्चन कह देते हैं, ये 2 कह लेते हैं इसे 1 में। तो वो कितना है, तीसरे में ये कह रहे हैं अगर इफ साइन थीटा इज एक्स, ये है इफ साइन थीटा इज एक्स सेक थीटा इज वाई देन टेंजेंट थीटा इज। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई। आपको मालूम करना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमें मालूम है कितने के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखिए फार्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से तो सिंपल है क्वेश्चन। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा दे रखा है इन्होंने एक्स, तो साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स आ गई। अब सेक थीटा जो है वाई है, सेक थीटा हमारा कितना है, वाई दे रखा है। तो इससे आप कॉस वाई निकाल सकते हो नहीं, दिस कॉस वाई इज इक्वल टू सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, यानी सेक का उल्टा जो है कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इस तरह से ये 1 सेक वाई आ गया। तो कॉस वाई की वैल्यू आ गई 1 कॉस थीटा आ गया। क्या मैं ये सेक थीटा है तो कॉस थीटा आएगा, ये हो गया 1 सेक थीटा। तो इस तरह से कॉस थीटा आ रहा है आपके पास 1 वाई, ठीक है। नाउ टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखते हैं, ये एक्स है, ये 1 वाई आ गया, एक्स इंटू ये नीचे जो भी होता है उसके, इस लाइन के नीचे जो भी है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, 1 वाई का रेसिप्रोकल वाई आ गया। तो एक्स वाई आंसर आ गया। तो कौन सा होगा करेक्ट हमारा, ये आ गया हमारा ए पार्ट 2 है ना, ए पार्ट आ जाएगा इस करेक्ट, सही है। अब आ जाइए फोर्थ पर। फोर्थ में दिया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी दी हुई है y इज इक्वल टू 5 हैज़। ये देखना है कि इसका 1 सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशंस हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं। देखो कोई भी लाइन जो y बराबर कुछ हो, सिर्फ कांस्टेंट ही हो, मतलब कोई x वगैरह ना हो। जब y बराबर कुछ होगा तो लाइन x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल होती है, याद रखिए। ये x डैश, ये x, ये y। तो वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है वो y बराबर होती है। तो ये दोनों लाइनें y बराबर हैं, यानी y बराबर 0 तो एक्चुअली ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है। ये y इज इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूँ इज x एक्सिस, ये है ना 0 यहीं पर। y इज इक्वल टू 5 एक लाइन है जो 5 डिस्टेंस पर, ये y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर इसके पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसमें कोई है ही नहीं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनमें क्या सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ठीक है। हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें y बराबर को दे रखो, और y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 10, और जब x बराबर कुछ दिया हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये ध्यान रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं
ये देख लीजिए, वो थोड़ा सा ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया गया एक मरतबा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं पहले आपको मालूम होना चाहिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे कम से कम 3 फैक्टर हों। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसे 2 फैक्टर हों, एक एक और एक वो नंबर खुद इस तरह। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसी से ना किसी से कटता है, ठीक है ना। ए नंबर विच हैज़ एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो 2 तो होते ही हैं हर एक नंबर के, एक तो 1 और एक वो नंबर, एक यानी किसी ना किसी से कटना चाहिए, वो नंबर जो है कंपोजिट होगा। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में है इवन कंपोजिट नंबर चाहिए। तो क्या क्या आएगा जब डाई थ्रो करेंगे? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। देखो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 तो ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं है, ना प्राइम ना कंपोजिट। और उसके बाद 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2। 3 प्राइम नंबर, एक 1 और 3, 4 है पहला, और ये इवन भी है, ठीक है। 5 भी प्राइम है, दूसरा ये है। तो देर आर 2 नंबर्स विच आर इवन एज वेल एज प्राइम। कौन कौन से? तो हमें क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? 2/6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट की, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 2/6, यानी कि 1/3। तो देख लीजिए इसमें 1/3 कौन सा है? वो है बी। आंसर आ गया बी, बी इज द आंसर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर याद रखिए, नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके यहाँ पे सिर्फ ये है, तो इनमें एक तो 4 है और एक 6 है, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं, और एक ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो इस तरह से ही आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अब हमें 6 क्वेश्चन को देखना है। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500 रुपीज़, while 5 chairs and 3 tables cost 6,400. The cost of each chair will be, चेयर की बतानी है हमें कॉस्ट। तो भाई सीधा सीधा ऐसा करो, यहाँ आप चेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वरना लिखना यह है आपको, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स। क्या लिखना है? द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स। द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉस्ट वो अगर नहीं लिख रहा। चेयर की कॉस्ट ले लेता हूँ मैं X रुपीज़, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। और टेबल की कॉस्ट आपने लिख ली ₹Y। तो ये हमारे पास कितना है? 8 चेयर्स हैं, तो 8X हो गई, और 5 टेबल्स हैं, ये लिखना है आपको एग्ज़ाम में। 5Y इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। और उसके बाद 5 चेयर्स हैं, वो 5X हो गया। 3 टेबल्स हैं, वो 3Y हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 6,450 रुपीज़। यानी हमें चेयर यानी X की कीमत बतानी है। तो ऐसा करते हैं, Y को कैंसिल करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो ये हो जाएगा 24X प्लस 15Y। ये आपको याद होना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म मल्टीप्लाई की जाती है। इज इक्वल टू 3 को 0 से 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 3 5 15, क्योंकि उसके बाद 0 है तो ये आ जाएगा। इसे 5 से करना है तो 25X, और ये आ गया प्लस 15Y, और 5 से मल्टीप्लाई के लिए 0, 5 5 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 5 30 और 2 32। अब ये घटा देंगे, ये माइनस करना पड़ेगा। माइनस इसलिए करना पड़ता है कि इन दोनों के साइन सेम है, जब सेम होते हैं तो चेंज करना होता है। तो -X
इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया, कैंसिल हो गया, इधर कितना आएगा, इसमें से घटाना है, तो 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 5 में से 0 गए, 0 आ गए, 12 में से 5 गए, 7 आ गए, यहाँ कितना रहा, यहाँ रहा 1, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 700 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए 700 किस में है, वो है फर्स्ट ही है वो आपका, है ना, वो हमारे पास है 700, सॉरी फर्स्ट नहीं है, 750 आ रहा है इनका, ये क्या बात है, ओ सॉरी, ये यहाँ जब घटाएंगे मैंने दोबारा घटा देता हूँ, 32,250, इसमें से घटाया हमने 31,500, तो 0 आए, 5 आएगा यहाँ पे, है ना, ये 5 रह गया है, 12 में से 5 गए, 7 बचे, तो ये 750 रुपये आएगा। तो कौन सा करेक्ट हुआ, ए इज द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। यही क्वेश्चन ज़रा सा बड़ा है, बाकी अब तक छोटे आते चले आ रहे हैं। अब हमारे पास आ रहा है कॉस, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें वैल्यू बतानी है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं लिखना है आपको, ये चीज़ें तो आपको इसको देखना है कैसे वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सोचना है हमें, ये दिया हुआ है जो कुछ सोचा ना, तो उसके लिए आप ऐसा करो, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, आपको याद है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जब फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप इसे लिख पाएंगे, तो फॉर्मूले वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक याद होना चाहिए। तो अब हमें चाहिए पावर 4। क्या पावर 4 किस तरह से आ सकती है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसे हम साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर आ गया इस तरह से, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। जब ये साइन की पावर 4 आ गई हमारे पास, तो अब देखो हमें जो लाना है साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो सीधी सी बात है, जब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, उसका फॉर्मूला आपको याद ही है, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। आपको ये आंसर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, तो पहले से इधर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर से आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर इसमें 1 कौन सा है, यह है सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, 8 में क्या कह रहे हैं ये, कि एलसीएम नहीं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स बताना है आपको 9। एलसीएम आपका देखना है, किस किस का मालूम करना है, 2 की पावर 3, एलसीएम देखना है आपको इसका 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारे पास 2 स्क्वायर और 3 क्यूब। तो याद रखिए जब भी एलसीएम निकालना है, पहले अगर आपको नंबर दिए तो इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे आप, है ना। अब इसमें देखिए ज़्यादा पावर किसकी है, ये 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो जो ज़्यादा पावर है वो लिख लेंगे एलसीएम में। ये 3 स्क्वायर है, ये 3 की पावर 3 है, तो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, सॉरी 3 आएगा ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें देख इन्होंने ऐसे दे रखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ,
तो ये आपका आंसर जो सही है सी करेक्ट है, ये आंसर है आपके पास। ठीक है, तो एचसीएफ में कम वाला पावर लेते, अगर एचसीएफ निकालना होता तो 2 स्क्वायर लेते और 3 स्क्वायर लेते, और एलसीएम में जो है ज़्यादा लेना होता। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का एचसीएफ वो कितना है। चलो मैं 2 नंबर एक्स वाई लिख देता हूँ, एक नंबर एक्स और एक, ये इन्होंने लिखा है, सिर्फ एचसीएफ लिखा हुआ है, इज 18। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट वो कितना दे रखा है, 1000 टू 12,960। तो ये पूछे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है एक्स वाई का क्या होगा, ये आपको पूछना है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि एलसीएम इन्होंने यूज़ नहीं किया है, वो एक्स वाई इन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो अब हमें मालूम है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमें मालूम है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एचसीएफ कितना दे रखा है इन्होंने, 18 दे रखा है। एलसीएम हमें मालूम करना है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12,960। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 12,960 अपॉन 80। चलिए वैसे तो मैं तो 18 से भी काट सकता हूँ इसे, 18 सत्ते 126 होता है, 18 36 से कट जाएगा, 720 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, पहले 3 से काट लेता हूँ, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 दूनी 6 0, 6 से काट लो, 6 सत्ते 42, बचे कितना 1, 12 होगा, 6 दूनी 12। तो एलसीएम इज 720। तो कौन सा आंसर हुआ इसमें, सी अगेन, सी आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे है इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखी है इन्होंने, ट्रायंगल दे रखी है। इन द गिवन फिगर, ये है फिगर जो मैं बना रहा हूँ। इस फिगर के अंदर ये लिखा है, यहाँ ए लिख रखा है इन्होंने, यहाँ बी लिख रखा है, यहाँ सी लिख रखा है, और ये डी जो है इन्होंने एक पैरेलल लाइन खींच रखी है। और क्या लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ वाई लिखा है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर डी इज, ये डी जो है बी सी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है हमें कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें बताना है किसमें ये एक्स वाई वगैरह की जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो निकालिए। तो पहले हमें कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा इसमें। देखो एक चीज़ तो हमेशा याद रखो, मैं वैसे प्रूफ कि जब भी ये लाइन होती दी हुई होती तो ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर होंगी इस पैरेलल की। वो कैसे होती हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल बराबर इस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब भी ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल दी हुई है, दोनों ट्रायंगल पैरेलल होंगी। मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जब सिमिलर होता है तो आपको मालूम ही होगा कि साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमें देखो ए डी और डी बी डी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसे तो हम छोड़ते हैं, ए डी और ए बी को तो छोड़ते हैं। यहाँ लिखना शुरू करते हैं, डी आपको मालूम करना है तो डी लिख लो, जिनकी ज़रूरत है वो लिख लेते हैं, डी अपॉन क्या, यहाँ से डी लिखा मैंने तो यहाँ से बी सी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इधर से आप ए ई लिखोगे पहला और आखिरी, तो इधर से भी आखिरी ए पहला और आखिरी लिखना पड़ेगा, ए सी। ठीक है, अब डी कितना है देख लो, इसके अंदर डी कितना है, डी एक्स है, बी सी कितना है, वाई है। अब ए ई कितना है, ए है,
ए सी कितना है, तो ए सी बताइए कितना होगा। ए इतने यहाँ से यहाँ तक है और बी यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये इतना हिस्सा ए हो गया और ये बी हो गया। जब टोटल करेंगे तो ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया क्या कहते हैं, एक्स अपन वाई इज इक्वल टू, इसमें से ये नहीं आ रहा एक्स, अब एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास ए, नहीं ये नहीं आएगा। वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू, वाई ए इज इक्वल टू एक्स, ये भी नहीं आएगा। एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, ये देखना पड़ेगा आपको क्या लेना है। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे यहाँ से इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ से बीच नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वाई और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा जो है ऊपर पहुँचा दिया हमने। तो एक्स वाई, तो कौन सा करेक्ट हो गया आंसर हमारा, अगेन सी इज करेक्ट, सी करेक्ट, ये सी जो है हमारा आंसर है। अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A3, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए ये है और बी जो है यहाँ पर है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 1 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 6। ठीक है, और रेशो दे रखी है इन्होंने 2:1, 2:1। तो हमें बताना है ये पॉइंट पी जो है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको क्या होंगे। ठीक है, ओह ये दोबारा देख लीजिए, ए ये है, बी ये है, पॉइंट पी ये है जो इसे 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये बताना है किस पॉइंट। तो सीधा याद होगा आपको, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ वैसे। अगर मैं यहाँ एक्स वाई लिखूँ तो एक्स बराबर होता है, इसको दूर वाले से, एक वहाँ पर था आपका m1x प्लस m2y अपॉन m1 प्लस m2, ये लाइन है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1। जब x की वैल्यू निकालना है तो x से x लेंगे, जब y की वैल्यू निकाल, ओहो क्या लिख दिया मैंने, m1x प्लस m2y, ये आएगा आपके पास इसके हिसाब से m1x2 प्लस m2 x1। मैं तो दूसरे फॉर्मूले में चला गया था, ये दूर वाले से मल्टी m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन दिस। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, रेशो 2 है, m1 ये है, m2 ये है, m1 है, m2 है 1। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, चलिए x1 है 1 और x2 है 4, y1 है 3, y2 है 6। लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरह से ज़्यादा आसान रहता है, 1 इंटू 1 अपॉन रेशो क्या है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 2 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 आ गई एक्स। तो एक मिनट, कुछ गलत हो गया, ये एक पॉइंट है हमारा 1 3, दूसरा है 4 6, रेशो है 2:1, इसमें से कोई सा पॉइंट नहीं है। तो हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4, 1 इंटू 1, नीचे 10 अपॉन 3। अच्छा, और
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट A13 B46 इंटरनली इन द रेशो 2:1। तो ये सही तो कर रहे हैं हम। 2 × 4 1 × हो ये आ रहा 1 × 1, ये भी ठीक है। 8 जमा 2 = 2 10 जमा 3/3 10/3। अच्छा वाई निकाल कर देखते हैं, इसमें तो कोई मिल नहीं रहा आंसर हमारा। मुझे लग रहा है आंसर में कुछ गलती हो गई शायद। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को। 2 × 6 प्लस 1 × 3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 + 11 3 अपॉन 3 = 11/3। ये आ गया, ये आया हमारे पास 11/3। A13 B46 इंटरनली इन द रेशो 2:1। तो हमारा आंसर आ रहा है 10/3 इंटू 11/3। भाई देखिए, तो हमारा तो आंसर ही बिल्कुल सही लग रहा है। लगता है इनका कुछ गलत हो गया। मैं भी और यहाँ पे टाइम लगाना बेकार है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है कि अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। दोबारा एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। 2 × 4 M1 X2 2 × 4 M2 X1 M2 1 है और ये 1 है, तो 1 × 1 2 × 4 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 2 ये क्या हो गया 1 जमा 1। ओहो ये आया 1 ही कम 1 ये हुआ 9/3 ये आ गया 3। सही है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी गलती की होगी। हमारा क्या आंसर है 3, तो ये 5 आना चाहिए इस तरह से। तो ये इसको भी चेक करते हैं, खैर ये भी कुछ गलत होगा। 2 × 6 ये आ गया 2 × 6 1 × 3, तो ये हो गया 8 और 3 11/3। ये 5 आ रहा है इनका। फिर देखते हैं 2 ओहो ये पता नहीं क्या गलती हो रही है, छोटी छोटी गलतियाँ हो रही है। 2 × 6 12 1 + 3 = 15/3 = 5। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, x आया था 3 और y आ गया 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं भी शायद कुछ जल्दी जल्दी करने लगा, जिस वजह से गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ रहा है। अब हमारे पास आता है ये हमने यहाँ क्वेश्चन किया था। अब आ रहा, तो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं, वरना इसी तरह की गलतियाँ होती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हमें 12 करना है। ये कौन सा है क्वेश्चन हमने किया था? ये 11 था, ये 12 है, ये 13 है। इन लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रखे हैं यहाँ पर, ये पता नहीं क्या कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 द कोऑर्डिनेट्स। ये तो हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ गया 3 5, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है ये आंसर है हमारा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं कि उसके फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट, 1 प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद जो है कौन सा होता है 2 3 5 7 ये होते हैं ना, यानी प्राइम नंबर वो हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। 1 और 2 तो हर एक का फैक्टर होता है, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, अपने आप से हर एक नंबर डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो इन्होंने पहला दिया है 3, पहला है इनका, जैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, मुझे बताते चलिए प्राइम है या नहीं। 3
5 स्क्वायर इंटू 21, ये नहीं है क्योंकि इसमें 21 प्राइम नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता आंसर। बी पर आ जाइए, ये है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 35, इसमें 35 प्राइम नहीं है, 5 और 7 दोनों से कट रहा है ये, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सी पर आ जाइए, सी पर है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। यस, इट इज़ करेक्ट, कम से कम ये करेक्ट है। आगे अभी देखना पड़ेगा। 3 जो है पावर कितनी आ गई, 2 है, ये प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये वाला ना हो, कुछ मतलब प्राइम तो है लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके फैक्टर हो। अब डी में देखते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 25, 3 स्क्वायर इंटू 25 और क्या है आपका इंटू 17, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ ये है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, इसमें ये प्राइम नहीं है, तो इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये समझना चाहिए आपको। इसमें हमें फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर कोई करेक्ट है तो ये वाला करेक्ट होगा, और ये इन्होंने कहा नहीं कि हमें सिर्फ ये बताना है कौन सा करेक्ट है, यानी इनमें से है कोई ना कोई करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक फिगर बना रखी है इन्होंने। कह रहे हैं इन द फिगर गिवन बिलो, फिगर दी हुई है और उस फिगर के अंदर जो है, फिगर कैसी मैं बना दूं, ये ट्रायंगल बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे निशान ये बना रखा है ये वाला 90 का। यहाँ ए लिखा हुआ है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से एक और ट्रायंगल बनाई है इन्होंने। ये फिगर, ये 90 का एंगल नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ इसे। 90 का एंगल नज़र आना चाहिए, ये आ गया, ये 90 का आ गया, ए बी सी। अब ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है 90 का एंगल, पहले बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा था। ए बी डी वो नज़र आना चाहिए कि लगभग ऐसा हो, मतलब ऐसा बिल्कुल नाप तोल के तो नहीं बना रहे हैं। ये एंगल थीटा है। ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर है, एंड बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। आपको कॉट थीटा बताना है, इसमें से कौन सा है। सीधी सी बात यह है, कॉट थीटा मालूम करना है कौन सा, वो यहाँ से देख के लगा देंगे। तो कॉट थीटा आपको याद होना चाहिए, होता है बेस अपॉन या अपोजिट, वो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो लोग कहते हो। तो इसमें थीटा बराबर होगा ये बी सी अपॉन ए बी। अगर कॉट थीटा आपको निकालना है तो क्या करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब वो हमें बेस तो मालूम ही है, ए बी मालूम करना है, ए बी इसमें से मालूम करेंगे, इस ट्रायंगल ए बी से, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल से हम मालूम करेंगे। तो ये जो है 90 का एंगल है, तो ए बी इसमें हाइपोटेन्यूज है, एंगल डी 90 का है, तो यहाँ पे ए, इसके सामने कौन सी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, बाकी जो दोनों साइड हैं, प्लस बी डी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ए बी इज इक्वल टू 25 आ गया। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, 5, तो ये साइड 5 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस अपॉन अपोजिट साइड, ये होता है, जिसका मतलब हो गया 12/5। सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी जो है आंसर है हमारा।
तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया हमने ये 12 था, यहाँ पर 13 14 क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाइए 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं, ये दे रखा है ना एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में है ए बी सी डी, इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ लिखा है x+y, और इधर लिखा है 12, इधर लिखा है x-y, और इधर लिखा है 8। क्या कहते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द, इफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सीधी सी बात है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, इसका मतलब है x+y इज इक्वल टू 12 और x-y इज इक्वल टू 8, है नहीं बात। इन दोनों को ऐड कर लो तो y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 20 आ गया, x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 आ गया, x तो 10 आ गया। अच्छा y भी बताना है, अब x+y 10 है तो इस तरह से 10 + y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, 12 - 10 इज इक्वल टू 2, तो x 10 आ गया, y 2 आ गया। पहला ही आंसर है, इसमें ए जो है करेक्ट आंसर है, ए आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए सी ए बी के बराबर है, ए सी जो है ए बी के बराबर है, तो अच्छा, और बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac²। कह रहे हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac², यानी क्वेश्चन नंबर 16 में अब नंबर देना होना शुरू किए हैं। इससे पहले पता नहीं क्वेश्चन के लिए, एक ट्रायंगल है ऐसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल, इस ट्रायंगल के अंदर ये कह रहे हैं कि ये भी होगी, क्या क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac², अभी दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ac² इज इक्वल टू ac² प्लस bc²। यहाँ पर हमारे पास है, ये दिया हुआ है इन्होंने ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac², ये हमें गिवन है। ये भी गिवन है कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है, और ये दे रखा है कि ये जो है 2ac² के बराबर है। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास ac² प्लस ac², सॉरी चलो ac² दोबारा लिख लो, ac²। अब ये ac किसके बराबर है, ये बराबर है bc² के, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac² प्लस bc², ठीक है। ये इस तरह से इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल कैसे हो गई, ट्रायंगल इज राइट एंगल, किस रिजल्ट से हुई है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से, ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, सही है। और ए बी के सामने जो है ये एंगल सी जो है ये 90 का है, इसके साथ हाइपोटेन्यूज ये है ना, तो इसके सामने का 90 होगा। तो हमें बताना है देन द मेजर ऑफ द एंगल सी, तो कितना होगा, तो 90 हो जाएगा सीधा। तो इसमें देख रहे थे 90 का कौन सा है, हाँ ये आगे 16 कर रहे थे, तो ये आ गया डी इज द करेक्ट आंसर, डी जो है हमारा आंसर हो गया, सही है ना। सी के साथ ए बी के सामने जो है हाइपोटेन्यूज होता है, वो ए बी जो है बाकी दोनों साइडों के बराबर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल 90 होता है। अब आते हैं हम 17 पर।
17 में कह रहे हैं -1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 जो है वो ज़ीरो है इस पी एक्स का। पी एक्स क्या है? x² माइनस 7x माइनस 8। दे द अदर ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो बताना है हमें। एक ज़ीरो क्या है? उस ज़ीरो को हम अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा आते हैं ना ज़ीरो से। आपको बताना है बीटा कितना है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? वो बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पर अल्फ़ा तो -1 हो गया, बी बताना है आपको, और बी बटे माइनस का साइन ये आया, बी कितना है? -7। ए कितना है? 1। ये इसके साथ का कोफिशिएंट 1, ये x माइनस बी, ये सी इज इक्वल टू 7। तो b इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। द अदर रूट इज 8। ये आगे यहाँ पर भी डी करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये चॉइस। 18 पर आ जाइए। 18 में है, 18 हमारा है इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। दो डाइस थ्रो की गई हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस इज 1/। ये बताना है कि अगर हमने एक डाई थ्रो की है, नहीं दो डाई थ्रो की है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? वो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं? वो होते हैं 36। याद है आपको? 1 1 2 2 3 3 इस तरह से आता है ना। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वरना मुझे खुद बनानी पड़ेगी। इसमें है मेरे ख्याल से टेबल उन्होंने बनाई तो है 9th या 10th में, किसने बनाई है? ओहो। अगर डाई को दो मरतबा थ्रो किया जाए तो 36 पॉसिबल आउटकम होते हैं कि 1 1 एक पर आ गया, 2 2 एक पर आ गया, 3 3 एक पर, है ना। लाइए मैं जल्दी से बना देता हूँ। पहली डाई पर 1 आया तो दूसरी डाई पे भी सपोज कर लीजिए 1 आ गया। पहली डाई पे 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आ सकता है। पहली डाई पे 1 आया, 3 आ सकता है, ये 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये 1, ये 5 और ये 6। अब जो पहली डाई है उस पर हो सकता है 2 आ जाए, तो इस पर 1 ही आ गया, इस पर 2 आ जाए, ये 2, ये 3, ऐसा होगा ना। पहली डाई पर जो है 1 1 ऐसी 3 के साथ आ जाएगा, 3 1 3 1 3 2। पहली डाई पे 3 आ गया, ठीक है, दूसरे पे 1 आ गया, पहली पे 3 ही रहा, दूसरे पे, तो ये सब पॉसिबल आउटकम है, सब आ सकते हैं। ऐसे 4 के साथ हो सकता है, ऐसे 5 के साथ हो सकता है, 5 4 5 5 5 6। ऐसे 6 के हो सकता है, 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आ गए, ये पॉसिबल आउटकम है। तो ये कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। अब हमें चाहिए एक से ही नंबर आए दोनों पे। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि दोनों पे ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो सेम नंबर एक तो ये होगा, दोनों पे 1 1 आ जाए, ये होगा 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो 6 हैं टोटल पॉसिबल, कितने हैं? 6। तो ये हो गया 6/36, जो कि पी आ गया 1/6, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए आप 19 पर। 19 में कहते हैं द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो मिड पॉइंट आपको दो नंबर्स का बताना है। वो मैं नंबर लिखता हूँ, कौन कौन सा नंबर्स हैं, कौन से पॉइंट्स है, सॉरी नंबर पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपका। 19 में पॉइंट्स जो दे रखे हैं, जिनके मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, वो है 3p 4। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है -2
और 2Q, ये 2 पॉइंट्स हैं, 3P4 एंड -2 2Q इस C। इनका मिड पॉइंट जो दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है इन्होंने, वो दिया हुआ है 2 6, ये दे रखा है। इन दोनों का मिड पॉइंट 2 6 है, ठीक है। 3P4 का और -2 2Q का मिड पॉइंट। तो हमें बताना है P + Q क्यों होगा, क्या होगा। तो सीधी सी बात है, P और Q की वैल्यू मालूम कर लीजिए। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है x1 + x2/2। 2 = x1 कितना है 3P, x2 कितना है -2, x1 + x2/2। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फार्मूला आपकी याददाश्त के लिए है, x1 + x2/2। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए वैल्यू, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 = 3P - 2। तो ये आ गया 4 + 2 = 3P, और यहाँ से आ गया 6 = 3P, यहाँ से आ गया P = 6/3। 3 दूनी 6, कैंसिल हो गया 2, ये आ गया। अब मिड पॉइंट आ जाए उसका, क्यों वो निकाले। तो आल्सो y के लिए आप लिखेंगे 4 + 2Q/2। वो कितने के बराबर है, वो 6 के बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y1 + y2/2, ठीक है ना, ये y1 + y2/2। तो ये आ गया 4 + 2Q = 12, और यहाँ से हमारे पास आया 2Q = 12 - 4, 2Q = 8, और ये आ जाएगा आपके पास Q = 8/2, 2 चौक 8। तो इस तरह से P आ गया आपके पास। P कितना आया था 2, Q कितना आया है 4, तो P + Q इन दोनों का सम हो गया 6 आ जाएगा। तो 6 कौन सा है इसके अंदर, देखते हैं, B पार्ट है, तो B ये जो है आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए 20, लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस के बाद जो है ये जो है टर्मिनेट होगी। पहली बात तो ये कि टर्मिनेट होगी, ये देखना हमें कि टर्मिनेट जब ही होती है जब नीचे 2 और 5 हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर से, तो काटना बेहद ज़रूरी है, बगैर उसके नहीं होगा। अगर इसके आप फैक्टर करेंगे तो उसमें 3 भी आएगा, ठीक है, और 3 जब आता है तो टर्मिनेट नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है पहले से 3 से काटें। 3 चौक 12, बचे 2, 3 दूनी 27, 40। अगर नंबर कट रहा है तो उसे पहले कैंसिल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरीका तो सीधा सा हमारे पास ये है कि इसके 49 को 40 से डिवाइड कर लें, मालूम हो जाएगा, उसमें लगेगा टाइम। तो इसके लिए आमतौर से ऐसा करते हैं, ये 49 तो कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे जो है आप इसको फैक्टर कर लीजिए। 40 के फैक्टर आएंगे, इधर कर लेता हूँ, 40 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 से किया 20 आ गया, 2 से किया 10 आ गया, 2 से किया 5 आ गया, 5 एकम 5। तो ये हो गया 2³ और 5। जो टर्मिनेट हो रहा होगा उसमें 2 और 5 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। अब इसमें आपको एक ओरली करने का तरीका ये है कि इसमें देखिए कि 2 पे पावर ज़्यादा है 5 पे, तो देख रहे हैं हम 2 पे ज़्यादा है, वो कितनी है 3, तो ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो याद रखिए क्या करना है हमें से,
पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर पहले तो कैंसिल करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैंसिल करेंगे। अगर आप नहीं कैंसिल करते तो यहाँ 120 आता, वो 3 से भी डिवाइड हो जाता, तो उसका तो मतलब हो कि टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, तो ये कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए हमने इसे कैंसिल कर लिया। अब 40 के फैक्टर जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर कर लिया, उसमें 2 और 5 टर्मिनेट हो रहा है तो 2 और 5 आने हैं। अब ये देखना है कि इसमें पावर किस पे ज़्यादा है, वो देखा आपने 3 पे 2 पे ज़्यादा है, 2 पे कितनी पावर है 3, तो ये 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये वर्किंग रूल है ना, ये हमारे पास आ गया। तो ये इसका मैंने सेक्शन 1 में कर दिया है। अब इसके बाद जो है सेक्शन बी करना है, और आप जो है जो स्टैंडर्ड वाला है वो भी मतलब देखिएगा कि दोनों देखें तो काफ़ी हद तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी शायद करने आ जाए आप, है ना। और ये जो कुछ इन्होंने एग्ज़ाम में दिया, उम्मीद ये है कि इसको देख कर ही पेपर बनाया गया होगा बोर्ड ने। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया।